बच्चा पिछले सप्ताह यानी 13 वीक से लेके 21 वीक तक उसका ब्रेन क्या होता है, डेवलप बहुत अच्छे से होने लगता है। ठीक है, उस डेवलप होने लगता है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। सबसे ज्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर देखा जाए तो 1 अरब खरब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इतने ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। तो अब देखेंगे कि किस ब्रेन के पार्ट में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, किसका क्या काम है। कितने न्यूरॉन्स के बारे में तो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ब्रेन के किस पार्ट का क्या क्या काम है, अगर उस पार्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी तो क्या समस्याएं हो सकता है, उसके लिए हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट जानेंगे। ठीक है, ब्रेन को हमने 2 पार्ट में भागा। ठीक है, ब्रेन को जो डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। ब्रेन को जो डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ब्रेन 2 पार्ट में बगा हुआ है, एक राइट हेमिस्फेयर, दूसरा लेफ्ट हेमिस्फेयर। हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जो राइट हेमिस्फेयर है और लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ठीक है, जो हेमिस्फेयर है जो ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखते हैं, हेमिस्फेयर तो पता चल गया। अब जो राइट साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखते होंगे पैरालिसिस वाले केस में जिन लोगों के भी राइट साइड ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, अगर ज्यादा जैसे चोट लग गया या कोई भी ऐसे इंटरनल क्लॉटिंग्स वगैरह कुछ भी हुआ, तो उनके लेफ्ट साइड की बॉडी काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। और वही अगर दूसरे व्यक्ति को राइट साइड लेफ्ट साइड की ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड की बॉडी कंट्रोल करना बंद कर देती है, यानी जो ब्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। चलिए, ब्रेन के जो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में ब्रेन के जो 4 लोब्स हैं उस लोब्स के बारे में जानेंगे। पहला फ्रंटल लोब्स। ठीक है, पहला कौन सा लोब है, फ्रंट साइड है तो हम इसे बोल सकते हैं फ्रंटल लोब। दूसरा टेम्पोरल लोब। ठीक है, उसके बाद पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में भी ये 4 पार्ट्स हैं, राइट साइड में भी 4 पार्ट्स हैं। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में भी 4 पार्ट्स हैं, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल है, पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है। लेफ्ट साइड में भी फ्रंटल है, ठीक है, टेम्पोरल है, पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है। अब देखते हैं कि जो हमारी ब्रेन है, अगर ब्रेन को हमें जानना है, ब्रेन को हमें जानना है कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स में कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने सही है, कितने डेड है, कौन न्यूरॉन्स कितना काम कर रहा है, कितना एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, उसके लिए एक हम टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उस टेस्ट का नाम है DMIT, DMIT टेस्ट, जो हमारे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के जो लोब्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं, कितना काम कर रहे हैं, किस ब्रेन के लोब्स में कितने न्यूरॉन्स हैं, उसकी काउंटिंग आपको उसके बारे में ये सारी चीजें बताता है। अब हम पढ़ते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। ठीक है, फ्रंटल लोब का काम क्या क्या है। मैम स्पीड थोड़ी कम रखिएगा प्लीज। ठीक है, आपने बता दिया स्टार्टिंग में, कम ही रखेंगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ब्रेन के 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब लोब्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा लोब क्या काम करता है। देखिए, जो फ्रंटल लोब है, हम बोलते हैं ना बिहेवियर, कोई व्यक्ति है, इंसान है, लेकिन इंसान की तरह उसका बिहेवियर नहीं है, जानवर की तरह है।
आप सीधे समझ सकते हैं कि बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है हमारे ब्रेन के पार्ट्स, वो फ्रंटल लोब्स है। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फ्रंटल लोब है। अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर सही नहीं है, इंसान है लेकिन उसके अंदर ही इंसानियत नहीं है, इंसान के गुण नहीं है, जानवर की तरह कर रहा है। काफी लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, पागल कई टाइप के होते हैं। एक खाना इंसान की तरह है और खा रहे हैं जानवर की तरह। ठीक है, एक होता है कि बोलना कुछ, तो उसके लिए दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब भी आपके बिहेवियर में जो भी पेशेंट आए, उसके बिहेवियर में हमें नॉर्मली कैसे किससे बात करना है और हम कैसे बात कर रहे हैं, यानी बात करने का तरीका हमें नहीं पता, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा फ्रंटल लोब है। दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद इमोशन। इमोशन, काफी लोग देखते होंगे कि छोटी छोटी बातों पे इमोशनली हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने बोला कि वो मेरे साथ ना उसने ऐसे बात किया, वो इतना इमोशनली हो गया आपके प्रति, वो कैसे वैसे बात कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसी घटना हुई तो ठीक है, इमोशनल होना जरूरी है नेचुरली। अगर कोई ऐसी बातें होती है तो हाँ, आंसू भी निकलना जरूरी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, छोटी छोटी बातों पे भी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसका ट्रीटमेंट हम फ्रंटल लोब पे देंगे, और हमारा डायग्नोसिस फ्रंटल लोब पे जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के इमोशन में क्यों ऐसा बदलाव है। एक नॉर्मल व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल खाना, कुछ भी खाना में मिल जाए खा ले। नॉर्मल व्यक्ति का बिहेवियर यही होना चाहिए, खाना में कुछ भी मिले खा ले। कुछ भी इन द सेंस कि जहर नहीं, नॉर्मली जो बेसिक खाना होता है, रोटी चावल दाल सब्जी। ठीक है, हाँ, ज्यादा तीखा नहीं ना ज्यादा मीठा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बिहेवियर क्या है? बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों का रिस्पेक्ट करना, किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना। ठीक है, अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना, हर चीज को सोच समझ के करना, बोलने से पहले सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा। ये एक नॉर्मल व्यक्ति का है। लेकिन जब आप कोई ऐसी बात हुई, आप बोले जा रहे हैं, सोच नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, नॉर्मल नहीं, आप अब नॉर्मल है। दूसरी चीज, आपको मैं थोड़ा सा बोली, थोड़ा सा डांट दी, अच्छे से पढ़ाई करो, आपने याद करके नहीं आया, बस रोना स्टार्ट, क्या है? अब नॉर्मल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फ्रंटल लोब है। ठीक है, तो बिहेवियर के लिए, उसके बाद आगे दवा खाओ ना, नहीं हो रहा है तो। कैरेक्टर के लिए, दूसरा इमोशन के लिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जिनका एक्टिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ज्यादातर देखते होंगे जो आईएएस आईपीएस सीए वगैरह जो होते हैं, उनके सबसे ज्यादा फ्रंटल लोब क्या होता है? एक्टिव होता है। उनकी माइंड में नई नई क्रिएटिविटी आती है। आज जो सोचिए तो प्लान करते हैं कि अच्छा कल मुझे क्या करना है, वो अपने फ्यूचर के बारे में मतलब सोचते हैं, उनकी माइंड में नई नई चीजें टेक्निक आते रहती है। ठीक है, तो एक जो लोग भी, जिन लोगों के भी फ्रंटल लोब बहुत अच्छा रहता है, वही ज्यादातर आप लोग आपको मिलेंगे आईएएस आईपीएस सीए वगैरह डॉक्टर्स वगैरह, ज्यादातर उनका फ्रंटल लोब क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, उनका डिसीजन लेने का मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के कम से कम टाइम में ले लेते हैं। ठीक है, और वही जिन लोगों का, काफी लोग हैं क्या बोलते हैं, मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं, खाना खाऊंगा कहीं बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, खाऊं नहीं खाऊं, मतलब एक ही बातों पे 10 घंटे तक सोचना। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ब्रेन के फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी चीजें, अब जैसा रीजनिंग है, ठीक है, आप जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेंगे तो उसमें रीजनिंग वगैरह आता है। अब रीजनिंग है, अब आपका आईक्यू लेवल ही उस टाइप का नहीं है कि आप रीजनिंग को सोल्व कर दे, नहीं कर पाए, यानी कि आपके फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है। आपके अगर बच्चे, हर किसी के घर में हैं ही पढ़ने वाले बच्चे,
अगर बच्चा का माइंड इस टाइप का नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल रह रहा है, ठीक है, उसकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि आगे करना क्या है, हम किस टाइप से पढ़ाई करें, उसका आईक्यू लेवल उस टाइप का नहीं है, ठीक है, उसके बाद उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब है। आप फ्रंटल लोब पे उपचार देके उसकी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? बोलते हैं ना कि आवाज व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए कि आगे वाला सुने तो अट्रैक्ट हो जाए। काफी लोग आप देखते होंगे, गाना इतना प्यारा गाता है कोई, मन करता है ऐसे कि सुनते ही रहे, तो क्या है, उसके लिए उसका फ्रंटल लोब बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब हम लोग पढ़ लिए। दूसरा टेम्पोरल लोब। अब देखिए एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। टेम्पोरल, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बताइए। मैम फ्रंटल लोब में ये पूछना था कि जैसे आपने बताया है कि लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग इसमें आएगा या उनको ये कंफ्यूजन रहता है या कंफ्यूजन आएगा? अगर उनका कंफ्यूजन है तो फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रंटल लोब का काम है डिसीजन मेकर, डिसीजन सोच समझ के कम से कम टाइम, ये नहीं कि 5 साल का डिसीजन ले लिए कि 5 साल में मतलब आज ये काम करना है लेकिन हम इतना लंबा खींच दिए कि काम ही खत्म हो गया। फ्रंटल लोब वाले जो व्यक्ति होंगे वो मतलब बहुत ही ज्यादा विवेकशील होंगे, अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा विवेकशील होंगे, हर एक चीज में एक्टिव। ठीक है, उनको इमोशन रहेगा लेकिन इतना भी नहीं रहेगा, जरूरत के अकॉर्डिंग। अब जहाँ पे बेटी की शादी हो रही, विदाई हो रही, तो वहां रोना ठीक है, थोड़ा सा रोना है, लेकिन अब जहाँ पे हम जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को एक दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, रोना स्टार्ट, वो क्या बहुत ज्यादा इमोशनल है। ठीक है, तो यानी कि उनके फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का काम क्या है, काफी आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो बोल तो पाते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। हम क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सुन भी रहे हैं, लेकिन उस चीजों को कैच अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं, नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं आ रहा है, मैडम 2 बार बताइए, मैडम 3 बार बताइए, मैडम 4 बार बताइए, मैडम 10 बार बता दी, फिर भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो चीजें हम उस टाइप से कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा टेम्पोरल लोब है। कोई चीज बोल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ 10 बार फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, सुन भी रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी सुन रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है हमारा टेम्पोरल लोब है। दूसरा ठीक है, सुन नहीं रहे हैं। दूसरा, हमारी बातों में मिठास नहीं है। ठीक है, हमारे बातों में मिठास नहीं है, पोलाइटली हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा टेम्पोरल लोब है। दूसरी चीज, सुन भी लिए, अभी क्लास में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। काफी लोग बोलते हैं कि मैम अगर 2 दिन छुट्टी हो जाए तो हम सब भूल जाएंगे। अब बताइए कि अगर ऐसी समस्याएं हैं आपका, आपके पास, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा टेम्पोरल लोब है। ठीक है, सुन रहे हैं क्लास में, आज पढ़ लिए, आज समझ में आ गया, और कल हम भूल गए, कल हमें नहीं कुछ याद है कि हम लोग क्या पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा टेम्पोरल लोब है। ठीक है, मतलब मैम पुअर मेमोरी हो गई। हाँ। दूसरी चीज, अब देखिए, काफी लोगों को गाना पसंद है, गाना पसंद है, बहुत अच्छा सुरीली गाते हैं, उनका जो टेम्पोरल लोब है वो बहुत अच्छा रहता है, वहां के न्यूरॉन से बहुत ही एक्टिव है, इसलिए वो गाना भी अच्छे से गाते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। अब देखिए, अगर आपका बच्चा टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको आप बोलिए कि बंद कमरे में जाए और बोल बोल के पढ़े,
बोल बोल के। काफी लोग हैं कि साइलेंट होके पढ़ते हैं तो उनको याद होता है, काफी लोग पढ़ते नहीं है, चिल्लाते भी नहीं है, बस देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई आपकी फैमिली में या कोई भी ऐसा पेशेंट आए आपके पास और बताए कि मैं आज पढ़ता हूँ कल भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, ठीक है, तो इसके लिए आप उनको बोलिए कि आप जाइए रूम में अपने या जहां भी आप पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ाई करें, ठीक है, बोल बोल के पढ़ाई करें, थोड़ा सा आवाज दे दे के, और फिर याद कीजिए। ये हैबिट आप 7 डेज करवा के देखिए, उस पेशेंट में या उस बच्चे में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर कोई आपका बच्चा है, ठीक है, आपने तेज बोल दिया, डांट दिया, खाना नहीं खाया ना, कल से नहीं आना, थोड़ा सा डांट दिए, तेज बोले, अब उस जो आपकी आवाजें है सीधे उसके फ्रंटल लोब पे अटैक, टेम्पोरल लोब पे अटैक किया, और वो बच्चा गुस्से में हो गया। आप फिर से खाना लेके गए, बेटा खाना खा लो, बेटा नहीं खाना खाने वाला, गुस्से में है। अब उसको अगर मनाना है तो आप कैसे मना सकते हैं? अब पता है कि फ्रंटल टेम्पोरल लोब जो है वो सबसे ज्यादा सुनने की प्रक्रिया को पसंद करता है, म्यूजिक पसंद करता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिए, आपको अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं बातें नहीं, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को पता है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप प्यारा सा म्यूजिक बजा दीजिए, रख दीजिए, धीरे धीरे वो बच्चा गाना सुन के, अब वो गाना सुन के आप बोलेंगे कैसे मन जाएगा, जो गाना बजेगा वो सीधे जाके उसके टेम्पोरल लोब पे अटैक करेगा, और जैसे ही टेम्पोरल लोब पे अटैक करेगा, अब मुझे मीठा पसंद है और मैं गुस्से में हूँ, मीठा मेरे पास आ जाए तो मैं तो मान जाऊंगी ना, तो जैसे ही गाना आप बजाएंगे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा गाना, तो जैसे ही उसके कानों में गूंजेगा तो क्या होगा, उसका जो टेम्पोरल लोब है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जो उसका गुस्सा है वो उस गुस्से को क्या कर देगा, कूल कर देगा, और फिर आपका बच्चा प्यार से मान जाएगा। तो इस टाइप के अगर आपके पास समस्याएं आती है, इस टाइप के पेशेंट आते हैं, तो आप ट्रीटमेंट इसके टेम्पोरल लोब पे देके ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और है, मैंने बोला, मतलब कुछ भी मैं बोल दी लेकिन मुझे अंतर नहीं पता, मैं बोली कि मेरा ना एक मामा जी का बेटा है और एक बुआ जी का बेटा है, दोनों पढ़ने में बहुत तेज है, और दोनों के जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, दोनों के मार्क्स, फर्क यही है कि एक बच्चे का मार्क्स साइंस में आता है अच्छा और एक का कॉमर्स में आता है अच्छा। अब कोई पूछ दिया कि अच्छा आपके बुआ जी के दोनों बेटे हैं, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, जरा दोनों के बारे में अंतर बताओ, दोनों का अंतर बताओ। अब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, हम अंतर नहीं उसका कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल अपना फ्रंटल लोब है। कोई सवाल दिया कि इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो, आप नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका फ्रंटल लोब है। चलिए अब चलते हैं, फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है, टेम्पोरल लोब के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेराइटल लोब, ठीक है। अब देखिए पेराइटल लोब का काम क्या होता है, पेराइटल लोब हमारे बीच में आता है, फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल, ठीक है, पेराइटल लोब बीच में आता है, यानी फ्रंटल लोब के भी टच में है, टेम्पोरल के भी टच में है, ऑक्सीपिटल के भी टच में है, तीनों लोब्स के टच में है पेराइटल लोब। अब देखिए पेराइटल लोब का काम क्या है, पेराइटल लोब का जो मेन काम है वो है टच, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को फील नहीं हो रहा है, बोलते हैं ना सेंसरी नर्व डैमेज है, सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, सेंसरी नर्व में प्रॉब्लम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पेराइटल लोब होते हैं, ठीक है। अब कोई आया आपको टच करके चला गया, आप बैठे हो आपको पता नहीं चल रहा है किसने टच किया, ठीक है। एक एक क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है,
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेराइटल लोब है, ठीक है। अब पेराइटल लोब वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी स्थिर नहीं बैठते। अब जैसे मैं क्लास में हूँ, क्लास दे रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में पेन है, तो मैं क्या करूंगी, इसको बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, यानी मुंह के साथ साथ मेरा हाथ भी चल रहा है। इस स्टेबल जो है वो हमारे कौन से लोब्स हैं, ब्रेन के पेराइटल लोब है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेराइटल लोब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है स्थिर बैठ नहीं रहा है, यानी मैं बैठी हूँ, क्लास तो ले रही हूँ, लेकिन मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ, तो जो भी पेशेंट को पेराइटल, जो भी व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अगर नॉर्मली हमें जैसे काम करना चाहिए, यानी 8 घंटे तक हमें वॉक करना चाहिए, उसके बाद मतलब हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 24 घंटे लगे हैं, खूब लगे हैं, पागलों की तरह लगे हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पेराइटल लोब है वो हाइपर एक्टिव है, नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस है, आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन है, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। अगर आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं है तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अब बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते एक लड़का ना पागल हो गया, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो ब्रेन भी नहीं सह सकता। जैसे इस इसमें इतना ही परफ्यूम आएगा, अगर इससे ज्यादा आप इसमें डालने का कोशिश करेंगे तो बाहर ही निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या है, वैसे ही हमारा ब्रेन है, इसकी एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है, अगर उसके से ज्यादा आप काम करेंगे तो ये भी हैंग करेगा, जैसे सेलफोन काम करता है, ठीक है। तो मैम एक्सक्यूज मी, पढ़ते पागल हो गया। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी बताइए। प्लीज एक्सप्लेन हेमियोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अभी हम पीएचडी नहीं पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटर हाँ इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज हो, यानी जो बाहर की चीजें और अंदर की चीजें अगर एक दोनों एक पैरामीटर पे काम करे तो उसे हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों अगर नॉर्मल है तो होम्योस्टेसिस हमारा मेंटेन है, अगर दोनों नॉर्मल नहीं है तो मेंटेन हमारा होम्योस्टेसिस नहीं है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, ठीक है, वो क्या था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। अब देखिए अगर मैं एग्जांपल दे रहा, अमीबा को अगर समुद्र के जल में रखा जाए तो क्या है, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन है। अगर वो समुद्र के जल से बाहर निकाल देंगे तो वो 2 सेकेंड में मर जाएगा। क्यों मरेगा, कि जो समुद्र के जल का पीएच है ना वो नॉर्मल जल के पीएच से क्या है, कम है, तो इसलिए उस जल में वो बहुत अच्छे से रह रहा है, तो उसका क्या है, होम्योस्टेसिस मेंटेन है। अगर वही हम नॉर्मल वाटर में रख देते हैं तो इसका पीएच लेवल क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा है इसका पीएच तो मीठा पानी में नहीं रह सकता, यानी कि उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं है। होम्योस्टेसिस का मतलब यही होता है हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर दोनों एक
पैरामीटर पे निर्भर करते हैं, एक नॉर्मल पैरामीटर पे निर्भर करते हैं। अगर दोनों मेंटेन है तो हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन है, अगर नहीं मेंटेन है तो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का सीजन आया, हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, हम एसी चला के रह रहे हैं। अब बाहर गए, बाहर कैसा मौसम, बहुत धूप है, बहुत 12 बजे वाला धूप। रूम का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों नॉर्मल नहीं है। अब रूम में हम एसी में आप बाहर गए तो क्या हो गया, जैसे ही अंदर से बाहर गए तो क्या होगा, हमारी बॉडी रिएक्ट की, यानी दोनों का जो हमारा जो होम्योस्टेसिस है मेंटेन नहीं कर पाया, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपका होम्योस्टेसिस नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम बीमार हो गए। ठीक है, साइंस की भाषा में। तो चलिए, अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, पेराइटल लोब। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, यानी कभी भी बैठ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, एक काम कर रहा है एक के साथ दूसरा कर रहा है, यानी बैठा है चेयर पे और पैर उसका हिल रहा है, उसका क्या है, उसके पेराइटल लोब में प्रॉब्लम है। अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं एकदम कंसंट्रेट होके इसी काम पे ध्यान दूं। अगर मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, यानी कि आपके पेराइटल लोब में प्रॉब्लम है। काफी मेरे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते पता नहीं मैं सपने देखने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ, अच्छा मैं कमाऊंगा तो ये खरीदूंगा, ऐसे करूंगा, क्या है, मतलब ओवर थिंकिंग। पढ़ाई के टाइम हमारा फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर इधर उधर जा रहा है तो आप अच्छे से कंसंट्रेट होके नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका जो है पेराइटल लोब है। दूसरी, जो पेराइटल लोब वाले व्यक्ति होंगे, बच्चे आप देखते होंगे, काफी लोग हैं, मतलब यंग की मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ उनको बैठा दीजिए कि बैठो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, वो 4 चक्कर लगा के आ जाएगा, उसके पेराइटल लोब में प्रॉब्लम है। यानी हमने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर का वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अब देखिए कि अगर पेराइटल लोब में दूसरी चीज, पेराइटल लोब 3-4 चीजों के लिए और रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हमने पढ़ा टच, ठीक है, कोई व्यक्ति उसे टच करके चला गया, बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पीछे से कोई उसके आया, एक थप्पड़ भी लगा दिया, इतना ध्यान नहीं, मतलब तेज लगाया तो पता चलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली टच किया तो उसे पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज, टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, ठीक है, फीवर आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा टेम्पोरल पेराइटल लोब है। ठीक है, साथ में बॉडी पेन, ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है, पेन को जो फील करता है, जो सेंसरी ऑर्गन काम करता है पेन के लिए, वो है पेराइटल लोब के सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व, सॉरी। ठीक है, उसके बाद काफी लोगों को पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका पेराइटल लोब है। ठीक है, सेंसेशन, बॉडी में सेंसेशन सी होते रहेगी, इसके लिए भी हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है पेराइटल लोब है। दूसरा, काफी लोगों को आजकल जो मेरे पास भी पेशेंट आ रहे हैं, बताते हैं कि बॉडी में नमनेस बहुत रहता है। अब बॉडी में अगर नमनेस भी रह रहा है तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपके पेराइटल लोब है। सिंड्रोम टाइप की बहुत सारी डिजीज अपने पास आ रही है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेराइटल लोब है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पेराइटल लोब में प्रॉब्लम होगा तो एक और प्रॉब्लम लोगों को होता है, क्या होता है, अपनी ही राइटिंग को खुद न पहचान पाना। मैंने ही लिखा है, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन आप दीजिएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, ये मेरे ही हाथ है। ठीक है, आप फोटो क्लिक करके एक दिखाओ, मैं नहीं पहचान पाऊंगी क्लियरली कि मेरा ही हाथ है या किसी और का है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेराइटल लोब है। काफी लोग अपने सामान को ही रख देते हैं और कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि हाँ मैंने रखा था, नहीं ये मेरा सामान नहीं किसी और का है।
इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन के पेराइटल लोब है। अगर इस टाइप की समस्याएं आती हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के पेराइटल लोब में पेराइटल लोब पे ट्रीटमेंट दे को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट और राइट पेराइटल लोब भी दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। तो पेराइटल लोब भी दो पार्ट में बटे हुए हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब आपको देखना है कि लेफ्ट साइड पेराइटल लोब के जो न्यूरॉन्स हैं उसका क्या काम है, राइट साइड के जो पेराइटल लोब के न्यूरॉन्स हैं उसके क्या काम है, दोनों के काम अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पेराइटल लोब। अच्छा मैंने टेम्पोरल लोब बताया था ना, उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए। आपने देखा होगा जब कोविड का आया था कंडीशन, ठीक है, तो कोविड के टाइम में काफी लोगों का स्मेल चला गया था। ठीक है, काफी क्या मतलब ज्यादातर लोगों को टेस्ट और स्मेल। तो इन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा ऑर्गन कौन सा लोब है ब्रेन का, टेम्पोरल लोब है। आपके टेस्ट के लिए आपके स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपके टेम्पोरल लोब है। अब चलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब किस साइड होता है, बैक साइड होता है। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब देखिए कि ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है। ऑक्सीपिटल लोब किस साइड होता है, पीछे के साइड होता है। ऑक्सीपिटल लोब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे देखने के लिए। हम बोलते हैं ना कि मुझे ना रात को ठीक से क्लियर क्लियर दिखाई नहीं देता, मुझे दिन में ही दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो कुछ दूर तक के लोग दिखाई दे देते एकदम बिल्कुल क्लियर, छोटे छोटे भी शब्द हैं तो मैं क्लियरली देख लेता हूँ 60 साल के भी एज में। अब अगर कोई व्यक्ति 60 साल के उम्र में भी अगर क्लियर क्लियर छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों भी देख लेता है तो समझिए कि उसके जो ऑक्सीपिटल लोब है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक्टिव है, वहां के न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में उसको ग्लूकोज, जो न्यूरॉन्स के भोजन है ग्लूकोज, उनको बहुत अच्छे टाइम से और बहुत प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसलिए वो दूर की चीजें भी देख लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि 70-70 साल 60-60 साल में भी उनको चश्मे की आवश्यकता नहीं होता। तो इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन सा लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। दूसरी चीज, देखी हुई चीजें याद रखना, सुना हुआ याद नहीं लेकिन देखा हुआ। जैसे मैं गई थी आगरा ताजमहल देखने, आज भी मैं अगर आंख बंद करूं और ताजमहल देखूं तो बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। अच्छा ताजमहल के इतने गेट्स हैं, ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं, बहुत अच्छा। मैंने आज मेरा पेपर है, मैंने सिर्फ डायरी उठाया और 5-6 पेज अच्छे से देख ली, पढ़ी वढ़ी नहीं, याद भी नहीं की, बस देख ली कि कहाँ पे क्या है। अब पेपर में गई यही सवाल आया, बहुत अच्छे से कर दी क्योंकि मैं एक बार देख ली थी अच्छे से। और मेरा ऑक्सीपिटल लोब इतना तेज है कि मैंने देख लिया और आके पेपर में बहुत अच्छे से नोट कर ली, लिख ली। तो इसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ऑक्सीपिटल लोब है। दूसरा पावर, मुझे लड़ाई करनी है किसी से, ताकत नहीं है मेरे पास, पावर नहीं है, बोल्ड नहीं हूं मैं, बोल नहीं सकती किसी के सामने, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ऑक्सीपिटल लोब है। और कोई व्यक्ति है इसने डांटा और मैं जाके 2 थप्पड़ लगा दी, बहुत तेज गुस्सा आया था, इसने बोल कैसे दी, इसकी औकात कैसे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीपिटल लोब के जो न्यूरॉन्स हैं डैमेज हुए हैं, रैप्चर हुए हैं, कुछ ना कुछ उनमें कमियां आ रही है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा
गुस्से में हो गए, मेरे पास पावर है, आओ क्या कर रहे हो करके दिखाओ। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। दूसरी चीज, पेपर है, पेपर की तैयारी करना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तैयारी होगा नहीं होगा देख लेंगे पेपर के टाइम जो होगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, आप कर रहे हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार आपका ऑक्सीपिटल लोब है, बहुत अच्छा है कि आप एकदम टाइम से सारा काम कर रहे हैं। अगर वही चलो ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे पेपर के दिन क्या होगा, कुछ नहीं होता, चीटिंग कर लूंगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ऑक्सीपिटल लोब है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं किए। अब किसी व्यक्ति को देख रही हूं मैं, काफी पहले मैंने इनको देखा था, सर को पहचाने मुझे याद नहीं है, मैंने आपको देखा तो था, मतलब देख रहे हैं, देखे हुए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन से ब्रेन के पार्ट? ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल लोब का भी हम लोगों ने काम पढ़ लिया। ब्रेन के जो 4 पार्ट्स हैं, इसके लोब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किसका क्या काम है। अब चलिए हम लोग कुछ इसका डिवीजन जानते हैं, ठीक है। ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोग भी कर लें अच्छे से। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। जैसे आपने ऑक्सीपिटल लोब में बताया है विजन का लेके की आईसाइट का, ठीक है, तो मैम इसमें जैसे अगर हम कभी ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी थेरेपी में, तो हम साथ में ऑक्सीपिटल लोब को भी अगर ट्रीट करेंगे तो उसको विजन में जल्दी वो मिलेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आराम आएगा, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए ओके ओके, थैंक यू थोड़ा मैम। कम कर लो। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे थे? ब्रेन, ठीक है। अब देखिए कि आप लोग को पता है कि हमारे हैंड पे ब्रेन को डिवाइड किया गया है। ब्रेन के कौन से पार्ट्स हमारे किस हैंड के फिंगर्स में आते हैं, कोई बताना चाहेगा? थंब पे, हम थंब क्या पे, थंब पे ऊपर के पार्ट में, और सारी फिंगर के ऊपर के पार्ट में, सारी फिंगर के टॉप पे हमारा सारा वो ब्रेन है। हाँ हाँ, नेल के ऊपर। हाँ हाँ, 8 नंबर ने फिगर पे मैडम, उंगली का ऊपर का कट। अच्छा ये वाला कट, उंगली के कट पे जो इतना हिस्सा जो है ब्रेन का है, यही बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, और कोई बताना चाहेगा? मैम 8 नंबर पे मन की फिंगर पे वाट जॉइंट पे, 9 8 नंबर वाट जॉइंट। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? 7 नंबर वाट जॉइंट पोन्स। 7 और 8 दोनों फिंगर पे वाट जॉइंट पे। 9 नंबर पे आएगा ना। जो आज क्लास में नहीं है वो काफी बहुत सारी चीजें मिस कर दिए, आप लोग को मैं एक टेक्निक सिखा रही हूँ, ठीक है। हम लेफ्ट थंब पे, लेफ्ट थंब पे। हाँ देखिए, ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस तो है ही, दोनों थंब को हम ब्रेन को कॉरेस्पॉन्डेंस मानते हैं, जितने भी फिंगर के टिप्स हैं सबको हम ब्रेन को कॉरेस्पॉन्डेंस मानते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, ये सही है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे आप। चलिए आप लोग सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। हम हैंड को इस प्रकार से पहले फोल्ड कीजिए, इस प्रकार से हैंड को फोल्ड कीजिए, और थंब को इस प्रकार से करना है। कैसे मैं दिखाऊं, दिख रहा है ऐसे? इस प्रकार से करेंगे तो इमेजिन कीजिए ये ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये ब्रेन हो गया पूरा आपका, ठीक है। अब जो आगे का पार्ट है, जो थंब है, एक कॉर्पस कैलोसम है, जो ब्रेन को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। इस प्रकार से किए, ये ब्रेन को जो डिवाइड कर रहा है, हम बोल रहे थे ना अभी कि कॉर्पस कैलोसम जो है वो हमारे ब्रेन को डिवाइड करता है 2 पार्ट में।
तो ये क्या हुआ, हमारा ब्रेन हुआ। अब पढ़िए कि इसी प्रकार से रखिए, ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से। अगर फ्रंटल लोब पे ट्रीटमेंट देना है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बता रही हूँ जिससे आप ब्रेन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दोनों जो ये फिंगर है, सॉरी, दोनों जो इंडेक्स फिंगर है, ये कौन से लोब्स आते हैं ब्रेन के, फ्रंटल लोब्स। ब्रेन के जो दोनों ये फिंगर्स आएंगे, इंडेक्स फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर फ्रंटल लोब। अगर लेफ्ट साइड के फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेफ्ट साइड के फ्रंटल लोब पे ट्रीटमेंट देंगे। अगर राइट साइड की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो लेफ्ट साइड के फ्रंटल, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। दूसरी, ये हमारे फ्रंटल लोब का ट्रीटमेंट आपको देना होगा, तो आप सीधे लीजिए बोथ इंडेक्स फिंगर, ठीक है। बोथ इंडेक्स फिंगर ले सकते हैं जब आपको पता नहीं है कि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है या राइट साइड में, तो बोथ इंडेक्स फिंगर पे आप फ्रंटल लोब पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जो फ्रंटल लोब है उसका मेन ट्रीटमेंट कहाँ होगा। सबसे पहला आप देने के लिए इसे दे सकते हैं वात ज्वाइंट। वात ज्वाइंट में फ्रंटल लोब का, अब फ्रंटल लोब का भी डिवीजन किया गया है। ब्रेन में तो ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन बॉडी पे भी इसका फ्रंटल लोब का डिवीजन किया गया है। आपके हैंड पे जैसे फ्रंटल लोब का एरिया है, किसी भी एक चीज है, जैसे सपोज दैट बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल का भी डिवीजन है ना, इधर से पानी डालेंगे, इसका शेप, साइज, उस प्रकार से हमारा ब्रेन का भी डिवीजन है, फ्रंटल लोब की भी डिवीजन है। तो अगर मिड में अगर किसी के फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, अब मैं न्यूरॉन्स बताऊंगी तो ये चीजें बताऊंगी, ये छोड़ दीजिए अभी। अगर किसी को भी फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है तो सीधे आप बोथ इंडेक्स फिंगर पे वात पित्त तीनों ज्वाइंट से आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। पॉइंट्स नहीं आता लगाने, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। फ्रंटल लोब का ट्रीटमेंट समझ में आया। अब चलिए दूसरा, फ्रंटल लोब, उसके बाद टेम्पोरल लोब, ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लोब का प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस लोब में समस्याएं होंगी तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो अगर टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है तो आपको कौन से फिंगर्स लेने हैं, आपको लेने हैं रिंग फिंगर। बोथ रिंग फिंगर पे टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट देंगे। अगर लेफ्ट साइड टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, अब कोई व्यक्ति है बोल रहा है मेरे लेफ्ट वाले कान से चींटी की आवाजें आ रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड के कान से चींटी की आवाजें आ रही है। इधर का कान तो सही है, कान सही है, ठीक है, लेकिन पता नहीं टंग पे राइट साइड में टेस्ट नहीं आ रहा है अच्छे से। मेरे राइट साइड के कान बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे क्या बोलते हैं, राइट साइड के लेफ्ट साइड के नोज से मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है स्मेल का। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका टेम्पोरल लोब है। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड के फिंगर में दे सकते हैं, राइट साइड के फिंगर में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में दे सकते हैं। तो टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट देना है तो बोथ रिंग फिंगर टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट दे सकते हैं वात पित्त कफ जॉइंट से। अगर आपको पॉइंट्स आता है सेलेक्ट करने तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल हो गया, उसके बाद पेराइटल लोब। पेराइटल लोब ये दोनों के बीच में है, तीनों ब्रेन के बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लेंगे वो बोथ कौन से फिंगर्स लेंगे, मिडिल फिंगर। बोथ मिडिल फिंगर पे जो होगा ब्रेन का, मैम आपकी आवाज चली गई। हाँ हाँ एक सेकेंड, वो कॉल आ जाता है ना फिर आवाज अपने आप।
आवाज मिल रहा है? यस मैम। ठीक है, तो जब भी आपको पेराइटल लोब पे ट्रीटमेंट देना है तो बोथ मिडिल फिंगर व पिथ कप तीनों ज्वाइंट्स पे कुछ भी नहीं आता तो मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं। अगर आपको पॉइंट सेलेक्ट करने आता है, आपने एमआरआई करवाया है, आपने डीएमआईटी टेस्ट करवाया है, तो आपको बहुत अच्छे से पॉइंट सेलेक्ट करके प्रोटोकॉल आप दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए ऑक्सीपिटल लोब। अगर ऑक्सीपिटल लोब का ट्रीटमेंट करना है, ऑक्सीपिटल लोब का ट्रीटमेंट करना है तो आप बोथ स्मॉल फिंगर पे ऑक्सीपिटल लोब्स आते हैं ब्रेन के, तो बोथ स्मॉल फिंगर ऑक्सीपिटल लोब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं व पिथ कफ जॉइंट्स पे। अब ये चीजें तो समझ में आ गया। फ्रंटल लोब के लिए बोथ इंडेक्स फिंगर, उसके बाद पेराइटल लोब के लिए बोथ मिडिल फिंगर, टेम्पोरल लोब के लिए बोथ रिंग फिंगर और ऑक्सीपिटल लोब के लिए बोथ स्मॉल फिंगर। अब देखिए, जो कॉर्पस कैल्शियम होता है उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम आता है, इंटरनली क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर आपको मिड में ही देखने को मिलेगा। तो उस केस में हमें जो ट्रीटमेंट देना है और कॉर्पस कैल्शियम पे देना है। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये दो बॉटल है, ठीक है, एक क्या है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कॉर्पस कैल्शियम है। अब देखिए, ये दोनों बीच के स्पेस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस इंटरनली क्लॉटिंग। अगर आप एक्सीडेंट हुआ, अगर आप गिरे, अगर लेफ्ट साइड गिरे तो चोट जो लेफ्ट साइड लगा और ब्रेन में जाके राइट साइड वाले में टच किया। अब टच किया तो ऊपर वाला ब्रेन तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला इस साइड गया तो क्या होगा, बीच का जो हेमिस्फीयर है वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए ब्रेन के पार्ट्स के साथ साथ जिस पार्ट से चोट लगा है उसके साथ साथ आप कॉर्पस कैल्शियम पे भी आपको ट्रीटमेंट देना होगा। तो कॉर्पस कैल्शियम पे ट्रीटमेंट देने के लिए आप बोथ, कौन से फिंगर, बोथ थंब पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये आपने पढ़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, ये कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे तो ब्रेन के, आपको सभी लोगों को पता है, मैम ने बताया भी कि आप सभी फिंगर्स के फर्स्ट ज्वाइंट को ले लीजिए, वो आपका ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस आ गया, ट्रीटमेंट दे दिए। लेकिन स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देना है कि अगर व्यक्ति के टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है, अगर टेम्पोरल लोब पे ट्रीटमेंट देना है तो बोथ ले लीजिए, बोथ रिंग फिंगर पे आप ट्रीटमेंट देके उसके टेम्पोरल लोब का ट्रीटमेंट दे देंगे। अब अगर आगे क्लास मिला, चांस आया, तो हम ब्रेन के हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, हर एक तो नहीं लेकिन पार्ट्स के। अब जैसे टेम्पोरल लोब है, इसके भी पार्ट्स हैं, ऑक्सीपिटल लोब है, इसके भी पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स में कितने न्यूरॉन्स है और किस न्यूरॉन्स का क्या क्या काम है, अभी तो मैंने बता दिया कि चलो अगर टेम्पोरल लोब में है तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि टेम्पोरल लोब के कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने सीधे ब्रेन पढ़ा कि ब्रेन में सारी प्रॉब्लम के लिए हम बोथ थंब को लेकर ट्रीट कर देंगे। अब हमने स्पेशल पढ़ा कि अगर इस लोब में प्रॉब्लम होगा तो ये ट्रीटमेंट देंगे। वैसे ही जो हमने 4 लोब्स पढ़ा, इस लोब्स के भी पार्ट्स हैं। तो आगे अगर चांस मिला तो कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। और आप लोग का कोई डाउट है तो प्लीज डाउट क्लियर कर लीजिए। अभी मंडे क्लास नहीं है मैम? सॉरी, मंडे छुट्टी है ना? हाँ जी, मैं एक्चुअली अभी हमारा कुछ काउंसलिंग है, तो कार्डियो पे काफी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर वगैरह लोग आ रहे हैं, तो वहीं पे मैं उसी मीटिंग नहीं बोलते, उसी कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, क्योंकि मतलब काफी डायग्नोसिस वगैरह सीखने को मिलता है। तो 4 डेज का है, 4 डेज का है। अभी कार्डियो पे ही चल रहा है, तो आज की मेरी ट्रेन है, मैं कल पहुंचूंगी, तो 3-4 दिन तो मैं इन्वॉल्व रहूंगी। लेकिन कोशिश करूंगी मैं इवनिंग में आप लोग का क्लास 9 बजे से, अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो हो सकता है मेरी और भी फ्रेंड्स आएंगी जो सभी लोग डॉक्टर्स ही हैं, तो मैं और भी डॉक्टर्स, बल्कि आपको और अच्छे क्लास मिलेंगे, और भी डॉक्टर्स जो आपको
फिजियोलॉजी एनाटॉमी का थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे, डायग्नोसिस सिखाएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग को भी शेयर करेंगे। तो ओके मंडे थैंक यू मैम। क्लास ऑफ रहेगा, वेडनेसडे को क्लास मैं कोशिश करूंगी कि लूं, अगर पॉसिबल हुआ तो ट्यूसडे भी, कल तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके ओके थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम कहाँ जा रही हैं? लो अभी जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो नेशनल मेडिकल कॉलेज नेपाल में है। नेपाल क्या नेशनल मेडिकल कॉलेज, हाँ नेपाल में है। गुड लक मैम, बेस्ट लक। थैंक यू। हाँ बताइए। लो ऑक्सीमीटर लो का कौन सा है? ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब का हम ट्रीटमेंट कौन से फिंगर में देंगे, कोई भी बताना चाहेगा? ए स्मॉल फिंगर है सर, बोथ आपको, इसीलिए मैं बोली पहला आगे। अगर हम ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस देखें तो इस प्रकार से कीजिए, ठीक है। तो आगे का जो 2 फिंगर है वो फ्रंटल हो गया, और जो बीच का हो गया वो पेराइटल। आगे फ्रंट, उसके बाद पेराइटल, और उसके बाद क्या हो गया टेम्पोरल, साइड में 3 नंबर और 4 नंबर में ऑक्सीपिटल। इसीलिए मैं बताई थी फ्रंटल पेराइटल, सॉरी फ्रंटल मैडम आपने टेम्परल में तो रिंग फिंगर बोला था ना? ऑक्सीपिटल। देखिए पहला फ्रंटल, हाँ पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। और ये 2 है जो कार्पस कैल्शियम के लिए। अच्छा कैल्शियम के लिए। कॉर्पस कैल्शियम अच्छा। जो हमारे ब्रेन को डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड ऑफ ब्रेन, इन दोनों को जो डिवाइड करता है, बांटने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैल्शियम, ठीक है। क्या बोलते हैं मैम? थैंक यू मैम। मैं एक PDF भेज दूंगी, अभी मैंने बनाया तो नहीं था, टाइम नहीं था कि बनाऊं, भेज दूंगी कभी, ठीक है। थैंक यू मैम। अगर छुट्टी पे आप भेज दे तो अच्छा रहेगा मैडम, तो हम पढ़ लेंगे सब। एक्चुअली आपके पास टाइम है, अभी मेरा 11 बजे क्लास खत्म हुआ। आज दिल्ली में कोई दंगा हो गया, मैंने तो न्यूज देखा नहीं, पता चला है कि कुछ जो थे बजरंग दल वाले, तो कुछ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया, तो आज मेरा 11